हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत गुड मॉर्निंग आप लोगों को। और आशा करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं अंकुर सिंह प्रयागी आप लोगों का स्वागत करता हूँ एक बार फिर से आपके अपने चैनल 85 विद प्रयागी पर यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग 9 जून की कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को देखेंगे और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें से समझने की कोशिश करेंगे कि क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। चलिए शुरू करते हैं। हाईएस्ट एवर एलोकेशंस ऑफ ₹1,15,00 करोड़ मेड अंदर मनरेगा। कहने का मतलब ये है कि अब तक मनरेगा का सबसे हाईएस्ट एलोकेशन यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से सबसे ज़्यादा पैसे अगर किसी योजना में अब तक लगाए गए हैं तो वो मनरेगा बन चुकी है एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर के लिए। और ऐसा पहली बार हो रहा है जब किसी योजना में इतने ज़्यादा पैसे को एलोकेट किया गया है। इस साल का जो बजट आया था, जो फरवरी में जो लॉन्च हुआ था, जो बजट आया था 20 और 21 के लिए कोरोना के पैंडमिक से पहले, उसमें एफएम मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने ये कहा था कि मनरेगा में इस वर्ष लगभग 61,500 करोड़ रुपए एलोकेट किए जाएंगे। लेकिन कोविड-19 के चलते हुए पैंडेमिक कंडीशंस को देखते हुए और इकोनॉमी को रन करने के लिए एक एमएसएमई सेक्टर और एक मनरेगा ये गवर्नमेंट के लिए काफ़ी उपयोगी साबित हो सकते हैं। ऐसे में सबसे ज़्यादा एमएसएमई और मनरेगा पे ध्यान दिया जा रहा है। इस वक्त प्रेजेंट फॉर्मेट में लगभग 31,500 करोड़ के आसपास पहले ही एलोकेट किए जा चुके हैं 2021 के कोविड-19 के पैंडेमिक के चलते हुए इस फाइनेंशियल ईयर में, जो कि लगभग 50% से ज़्यादा उपयोग किए जा चुके हैं। बाकी की एलोकेशंस आने वाले कुछ दिनों में हो जाएगी और अंदाजन ये लगभग 1,00,000 करोड़ के ऊपर का एलोकेशन होगा। तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि मनरेगा में ये अब तक का सबसे बड़ा एलोकेशन है। आगे बात करते हैं इंडियन एयरफोर्स से। इंडियन एयरफोर्स से एक खबर आ रही है कि इंडियन एयरफोर्स ने अभी अर्पित नाम का एक इंडिजिनस यानी कि पूरी तरीके से देश में निर्मित एक ऐसा ट्रांसपोर्टेशन डिवाइस बनाया है जो कि रिमोट एरियाज़ में या फिर हाई एल्टीट्यूड एरियाज़ में यूज़ किया जाएगा। ये क्रिटिकल पेशेंट्स को और साथ ही साथ जो कोविड-19 से अफेक्टेड पेशेंट्स रहेंगे उनके लिए उपयोग में लाया जाएगा। ये भारत में ऐसा पहला एक प्रोटोटाइप तैयार किया गया है जो कि 3BRD एयरफोर्स की एक यूनिट है, उसने इसको तैयार किया है और इसमें कई तरीके की मॉडिफिकेशंस लाए गए हैं जिसमें वेंटिलेटर्स, HEPA 13 फिल्टर्स का भी उपयोग किया गया है। और ये अगर इसकी बात करें तो ये भारत में लगभग 60,000 रुपये में तैयार हो चुका है, बशर्ते अगर बाहर से अगर इसकी कॉस्टिंग करवाई गई होती या बाहर से इसको प्रिपेयर किया गया होता या किसी और देश से हम इम्पोर्टेड मटेरियल से अगर इसको बनाने के प्रयास करते तो लगभग 60 लाख रुपए के आसपास लगता। अभी तक एयरफोर्स ने लगभग 7 अर्पित को यानी कि एयरबॉर्न रेस्क्यू पॉड फॉर आइसोलेटेड ट्रांसपोर्टेशन को तैयार किया है। बात करें इंडियन एयरफोर्स के जो स्टाफ हैं, एयर मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया जी। आगे चलते हैं हम लोग। इंडियन नेवी ने अभी समुद्र सेतु प्रोग्राम, अगर आप लोगों को पता होगा, वंदे भारत मिशन के अंतर्गत चल रहा है वंदे भारत मिशन। इसी में समुद्र सेतु प्रोग्राम चल रहा है जो कि पहला फेज़ लगभग कंप्लीट होने की कगार पे आ चुका है। अब यहाँ पे दूसरे फेज़ की तैयारी शुरू हो चुकी है जिसमें ईरान से हमारे जो इंडियन नेटिव्स होंगे, इंडियन सिटीजन्स होंगे, उनको इवैक्यूएट किया जाएगा। इसके लिए आईएनएस शार्दुल को उपयोग में लाया जा रहा है इंडियन नेवी के माध्यम से। ये बंदर अब्बास, जो पोर्ट अब्बास पे ये पहुंचेगा, वहाँ से लोगों को इवैक्यूएट करेगा और लेकर के पोरबंदर यानी गुजरात के पोरबंदर आएगा। इसके बाद गुजरात स्टेट गवर्नमेंट की अथॉरिटी को ये दे दिए जाएंगे जितने भी नेटिव्स रहेंगे इंडिया के, और फिर उनको क्वारंटीन कर दिया जाएगा। तो ये मैप में आप देख सकते हैं, ये ईरान का ये रहा बंदर अब्बास और ये यहाँ पे गुजरात का पोरबंदर। आगे हम लोग बात करते हैं। वर्ल्ड का पहला इंटरनेट कंट्रोल्ड रोबोट तैयार हुआ है जिसका नाम है कोरोबोट। अगर बात करी जाए कि इंटरनेट कंट्रोल्ड अगर कोई रोबोट अगर बना है विश्व में अब तक, यानी कि वर्ल्ड में बैठा हुआ व्यक्ति इसको एक एप्लीकेशंस के माध्यम से इस रोबोट को संचालित कर सकता है, ये भारत में बनाया हुआ है। इसको बनाने और इसको डिज़ाइन और इसको क्रिएट करने वाले प्रतीक तिरोडकर, इनकी एक स्टार्टअप है PNT सॉल्यूशंस करके, इन्होंने ही इस डिज़ाइन को तैयार किया है। कोरोना से इन्होंने इसका नाम लिया है कोरो और रोबोट से बोट, तो कोरो रोबोट इसको नाम दिया है इन्होंने। ये पूरी तरीके से एक स्पेशल ऑप्शन है कंट्रोल करने के लिए
मेडिकल सर्विसेज में, मेडिकल फील्ड में, क्योंकि ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी के बारे में है जो बिना किसी फिजिकल टच के आने के बाद भी यहाँ पे सेफली वो प्रोवाइड कर सकती है अपनी सर्विसेज को। तो भारत से पहला, और या कह सकते हैं विश्व में पहला इंटरनेट कंट्रोल्ड रोबोट बना दिया है जिसका नाम है कोरोबोट। आगे हम लोग देखते हैं, रेलवेज रजिस्टर्ड बेस्ट एवर सेफ्टी रिकॉर्ड फ्रॉम अप्रैल 2019 टू मार्च 2020। रेलवे ने बोला है कि लगभग 15 महीने के रिकॉर्ड में, यानी कि अप्रैल से भी 6 महीने और पीछे हम लोग जाएंगे, यानी कि 2018 की बात करेंगे, वहाँ से हम लोग देख रहे हैं। तो रेलवे ने कहा है कि 166 साल के रेलवे के इतिहास में अब तक का ये एकमात्र ऐसा साल रहा है जिसमें किसी भी तरीके की पैसेंजर फैटेलिटी नहीं हुई है, यानी कि 0 पैसेंजर फैटेलिटी है, यानी भी किसी भी कस्टमर की जो रेलवे पे सफ़र कर रहा था मृत्यु की हानि नहीं हुई है। ये ऐसा 166 वर्षों में पहली बार हुआ है। आगे ध्यान देते हैं तो उत्तराखंड, यूके यानी उत्तराखंड जो हमारा एक राज्य है, वहाँ के हल्द्वानी में उत्तराखंड राज्य का सबसे बड़ा बायोडाइवर्सिटी पार्क खोला गया है जिसका नाम है उत्तराखंड फॉरेस्ट रिसर्च विंग बायोडाइवर्सिटी पार्क। यहाँ पे हमें कई प्लांट स्पीसीज दिख जाएंगी जो कि लगभग 500 की तादाद के आसपास है। ये पार्क लगभग 18 एकड़ के आसपास के एरिया में बनाया गया है। आगे हम लोग देखते हैं, मदुरई से एक खबर निकल के आ रही है तमिलनाडु से। तमिलनाडु में 13 वर्ष की एक लड़की है जिनका नाम है एम नेथरा। एम नेथरा की अगर बात करी जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका जो रेडियो प्रोग्राम आता है मन की बात, उसमें इनका नाम लिया था। साथ ही साथ उन्होंने दिव्यांग राजू जो जम्मू कश्मीर से बिलोंग करते थे उनका नाम लिया था। यहाँ पे नेथरा को उन्होंने ये प्रमोट किया था कि भाई ये एक ऐसी बच्ची है जिसने अपनी फैमिली की पूरी सेविंग्स अपने फादर को कन्विंस करके कोरोना से परेशान जो भी पीड़ित व्यक्ति थे, परिवार था, या माइग्रेंट लेबरर्स थे या माइग्रेंट वर्कर्स थे, उन पे खर्च कर दिया है। तो ऐसे में ये खबर जब मन की बात में सुनाई गई, इसके बाद यूनाइटेड नेशन एसोसिएशन फॉर डेवलपमेंट एंड पीस UNADAP ने इनको अपना गुडविल एम्बेसडर फॉर द पुअर चुन लिया है। और आने वाले कुछ समय में हो सकता है कि ये ऑर्गेनाइजेशन, जो कि यूनाइटेड नेशन का एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये इनको एड्रेस करेगा जेनेवा में और न्यूयॉर्क में स्पीच के लिए। अब बात करते हैं यूनाइटेड नेशन के इस पर्टिकुलर विंग की, तो ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशनल विंग है जिसमें फॉर्मर डिप्लोमेट्स, यानी कि जो कुछ पॉलिटिशियंस, कुछ इंटरनेशनल सिविल सर्वेंट्स मिल करके इसको चलाते हैं, इसको रन करते हैं। आगे हम लोग देखते हैं एनवायरनमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स। इसको येल यूनिवर्सिटी ने निकाला है, हर दूसरे साल इसको निकाला जाता है। इसमें इंडिया की रैंकिंग 168 आई है 180 देशों में, यानी कि इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है कंडीशन। EPI इंडेक्स 2020 के अनुसार इंडिया का स्कोर रहा है 27.6, और इस रिपोर्ट में डेनमार्क मतलब फर्स्ट पोजीशन पे है, उसके बाद लग्जमबर्ग सेकंड पोजीशन पे और स्विट्जरलैंड थर्ड पोजीशन पे। बात करी जाए अगर साउथ एशियन रीजन की, तो भूटान ने टॉप किया है जो कि 107वीं पोजीशन पे आता है। भारत की पोजीशन 168वीं है और यहाँ पे भूटान की पोजीशन 107वीं पोजीशन है। केवल भारत अफ़गानिस्तान से ही आगे है एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स में, अफ़गानिस्तान से ही आगे है। अब बात करते हैं यहाँ पे क्या है कि इंडिया का जो स्कोर है उसको रीजनल एवरेज, यानी कि एवरेज पोजीशन पे उसको रखा गया है। और यहाँ पे जो पैरामीटर्स हैं इंडिया मतलब कि इस परफॉर्मेंस इंडेक्स में, उसमें इंडिया का जो लेवल है वो एवरेज से नीचे है, जैसे एनवायरमेंटल हेल्थ, एयर क्वालिटी इंडेक्स, या फिर सैनिटाइजेशन, ड्रिंकिंग वाटर, हैवी मेटल्स और वेस्ट मैनेजमेंट। ये भारत में अच्छे स्तर पे नहीं है, ये रैंक ये दर्शाती है। आगे हम लोग बात करते हैं, तुरंत कस्टम्स नाम का एक फ्लैगशिप प्रोग्राम लॉन्च किया गया है, CBIC सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस, जो कि फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या है? इस टैक्स के अंतर्गत GST, सेंट्रल एक्साइज जैसे तमाम टैक्सेस आएंगे। नारकोटिक्स के, सर्विसेज टैक्सेस जो भी होंगे वो सारे के सारे इसके अंतर्गत काउंट किए जाएंगे। तो CBIC ने अभी
बेंगलुरु और चेन्नई में एक फ्लैगशिप प्रोग्राम को लॉन्च किया है जिसको नाम दिया गया है तुरंत कस्टम्स। अब देखिए तुरंत कस्टम्स में क्या होगा, बाहर से हम कोई भी सामान मंगाते हैं, विदेशों से हम कोई भी सामान अगर हम मंगाते हैं यानी कि इंपोर्ट करते हैं, तो उस पर कुछ ड्यूटीज़ लगाई जाती हैं। और मान लीजिए कि अगर वो इंपोर्ट होकर के सामान आता है किसी सी पोर्ट एरिया पे आता है, जैसे चेन्नई हो गया, मुंबई हो गया, इन जगहों पे आता है, और जो बेनिफिशियरी है वो कहीं और बेस्ड है इन सिटीज़ से, तो जब वो अपने सामान के लिए जाएगा तो ऐसे में उसे कस्टम विभाग के पास जा कर के सारी डिटेलिंग्स करनी पड़ती है, जिससे कि उसका बिजनेस इफेक्ट हो सकता है। बिजनेस के इफेक्ट होने से डेवलपमेंट जो रुक रहा है, यानी कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस जो इफेक्ट हो रहा है, इसी को कम करने के लिए तुरंत कस्टम्स नाम का ये प्रोग्राम लॉन्च किया है CBIC ने, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस ने। अभी ये प्रोग्राम केवल बेंगलुरु और चेन्नई में चलेगा और इनका टारगेट है, CBIC का टारगेट है कि 31 दिसंबर 2020 तक ये पैन इंडिया लेवल पे आ जाए, यानी ऑल ओवर इंडिया पे इसको लागू कर दिया जाए। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो सेंटर ने एक टास्क फोर्स बनाई है जो एग्जामिन करेगी मदरहुड को और साथ ही साथ मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट को। मदरहुड का मतलब हो गया मातृत्व को, साथ ही साथ मातृत्व मृत्यु दर को। इन दोनों को ये टास्क फोर्स एनालाइज करेगी और अपनी रिपोर्ट 31 जुलाई 2020 तक सेंट्रल गवर्नमेंट को सौंपेगी। ये 10 लोगों की टास्क फोर्स होगी जिसकी हेड है जया जेटली जी, ये MP हैं, इनको हेड बनाया गया है। ये मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंतर्गत आएगी, जिसकी मंत्री हैं, यूनियन मिनिस्टर हैं श्रीमती स्मृति ईरानी जी। अब यहाँ पे हमें ध्यान ये देना है कि 1929 का एक एक्ट आया था, इसमें एज रखी गई थी बॉय की और गर्ल की शादी करने की, मैरिज एज जो रखी गई थी वो 14 साल और 18 साल रखी गई थी। लेकिन 1978 में हरबिलास सारदा जी ने इसमें अमेंडमेंट करवाया और इसी को सारदा एक्ट कह दिया गया, और यहाँ पे बॉय और गर्ल की एज निर्धारित कर दी गई 21 वर्ष और कम से कम 18 वर्ष लड़कियों के लिए और लड़कों के लिए 21 वर्ष। अब यहाँ पे बात ये आती है कि जब ये इस चीज़ को रखा गया है तो फिर ऐसे टास्क फोर्स की ज़रूरत क्यों आ गई। देखिए, जो हमारी न्यूट्रिएंट डाइट है और जो हमारे जो आंकड़े आ रहे हैं मॉर्टेलिटी रेट के, वो तो फिलहाल अभी 15-16 सालों में घटे हैं, 77% के आसपास उनमें रिडक्शन आई है। लेकिन अभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट और फाइनेंस मिनिस्टर ने अपने बजट में ये बात कही थी कि हमें उसको एक बार फिर से स्क्रूटनाइज करना पड़ेगा, यानी हमें एक बार उस आंकड़े को फिर से देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। और ये तभी हो सकता है जब हम अपने मैटरनिटी रेट को साथ ही साथ हम देश के जितने भी प्रॉस्पेक्ट्स पे हम उसको देख सकें, यानी कि देश में जो हमारा न्यूट्रिएंट रेट चल रहा है, देश में जो हमारी बीमारियों के दर चल रहे हैं, उसके अनुसार हम क्या इसमें रिपोर्ट को देख सकते हैं। और इसी चीज़ के लिए जया जेटली की को हेड बनाया गया है इस टास्क फोर्स का। 31 जुलाई को ये अपनी रिपोर्ट सौंपेंगी और हो सकता है कि संभवतः एज में फिर कोई डिफरेंसेस आ सकते हैं, क्योंकि 18 वर्ष की आयु में लगभग जो एक मैरिज एज है उसके अनुसार यहाँ पे जो हमारा आंकड़ा है मॉर्टेलिटी रेट का, वो 122 का आ रहा है 1 लाख औरतों पे। मिनिस्ट्री ऑफ विमेन और चाइल्ड डेवलपमेंट की जो यूनियन मिनिस्टर हैं वो स्मृति ईरानी जी हैं। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को आज का करंट अफेयर्स समझ में आया होगा इजी वे में, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे और स्वस्थ रहेंगे, अच्छे रहेंगे और अपनी पढ़ाई पे ध्यान देते रहेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं जल्द ही अगले लेक्चर में। शुक्रिया।